हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं चैनल पर। तो ये जो क्लास है एनसीईआरटी सम्मिलित है। जो भी आपको डाटा मिलेगा, पीडीएफ होगा, वो एनसीईआरटी का होगा, ठीक है। साथ में कुछ फैक्ट्स होंगे स्टैंडर्ड बुक्स के। दोस्तों, ये जो क्लास है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए खास तो ही, और बाकी जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं उसके भी लिए भी इम्पोर्टेंट है। खास इसलिए जो आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि यूपी पीसीएस और आरओ, तो इसके हम ओल्ड क्वेश्चन भी करा देंगे, पीवाईक्यू करा देंगे जैसी क्लास ख़त्म होगी। और जो सा भी क्वेश्चन आया जिस भी टॉपिक से, सब कुछ कराया जाएगा। तो बने रहे दोस्तों। हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सपोर्ट जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था एक परिचय। एक ऐसा ढांचा जिसमें सभी आर्थिक गतिविधियां निवेश, उत्पादन और उपभोग के रूप में की जाती है। क्या कहलाती है? वो अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कहलाई उत्पादन और उपयोग के रूप में की जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। जैसे कि अर्थव्यवस्था है, ठीक है। वर्गीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। तो हम लोग एक बार देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने डिवाइड किया, तो पहला वाला आपको दिख रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रबंधन, ठीक है। फिर आएंगे और देख लेंगे इधर, और व्यापार के आधार पर हो गया ये विकसित। अर्थव्यवस्था के आधार पर यहाँ विकसित हो जाएगा दोस्तों, लिखा होगा, ठीक है। फिर हम लोग इसी समझ लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रबंधन। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिला हुआ अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पर समझेंगे अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। विकसित अर्थव्यवस्था है कि विकसित होना अर्थव्यवस्था है या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, इस तरीके से। और यहाँ पर व्यापार के आधार पर खुला अर्थव्यवस्था या फिर बंद किया हुआ अर्थव्यवस्था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। चलिए इधर देख लेते हैं। संसाधनों के स्वामित्व और प्रबंधन के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व और प्रबंधन के आधार पर अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत कर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तीन, ठीक है। तो लिखते चले दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम उत्पादन के मुख्य क्षेत्र होते हैं। वे मूल्य तंत्र के संचालन को नियंत्रित करते हैं, जिसके द्वारा खरीदार और विक्रेता एक निर्धारित करते हैं कि बाजार में कौन सी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाएंगी, कितनी मात्रा में और किस कीमत पर। दोस्तों, इसको कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और समझ लेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पूंजी के निजी मालिकों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो अपने निजी लाभ के लिए काम करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। चलिए नोट करके चलना। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में उत्पादक गतिविधि के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यम या पूंजी के राज्य के स्वामित्व का अस्तित्व होता है। बाजार की ताकतों के मुख्य संचालन के स्थान पर समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन और वितरण की राज्य योजना पर निर्भर करती है। चीन और रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन में लगे हुए कुछ महत्वपूर्ण उद्यम सरकार के स्वामित्व में होते हैं, लेकिन अन्य उद्यमों के निजी मालिक होते हैं, ठीक है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। भारत, हमारा देश भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। भारत में तीन क्षेत्र सधाम है, सह अस्तित्व में है, अर्थात कौन कौन से? निजी, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र सरकार और निजी कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है, जिसमें राज्य का कम से कम 51% स्वामित्व होता है। सरकार कानून के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए भारत में निजी उद्यम के कामकाज को विनियमित और निर्देशित कर सकती है दोस्तों। विकास के आधार पर, आर्थिक विकास के आधार पर हमने यहाँ पर समझेंगे अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और कम विकसित अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विकसित, जस्ट थोड़ा सा
विकसित अर्थव्यवस्था, इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उन्नत तकनीकी बुनियादी ढांचा और विविध औद्योगिक और सेवा क्षेत्र हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, कोरिया, एशिया के अन्य औद्योगिक देश जैसे लंबे समय से अधिकृत देश विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र का आधार बढ़ता रहा है और पारंपरिक कृषि या ग्रामीण क्षेत्र सिकुड़ता रहा है। अन्य विकसित देशों की तुलना में इसका सामाजिक आर्थिक संकेतक कम और मानव विकास सूचकांक मध्यम है। चीन और भारत विकासशील अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण हैं। कम विकसित अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था शामिल है जो दुनिया के सभी देशों के सबसे कम मानव विकास सूचकांक रेटिंग के साथ सामाजिक आर्थिक विकास के सबसे कम हैं संकेतित प्रदर्शित करते हैं, सबसे कम संकेत प्रदर्शित करते हैं। गरीब देशों को आमतौर पर कम या कम विकसित देश LDC के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उनके पास अपेक्षाकृत बहुत छोटे औद्योगिक क्षेत्र हैं। उद्योग या कृषि में आधुनिक तकनीक तक उनकी बहुत कम पहुँच है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर देख लेंगे, बांग्लादेश है, नाइजर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, चाड, बुरुंडी, सिएरा लियोन, ठीक है, और बुर्किना फासो, माली आदि कम विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। व्यापार के आधार पर हम लोग समझेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में विभाजित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे खुली अर्थव्यवस्था ये एक बाजार अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है जो आमतौर पर व्यापार बाधाओं से मुक्त होता है और जहाँ निर्यात आयात सकल घरेलू उत्पाद GDP का एक बड़ा प्रतिशत होता है। एक अर्थव्यवस्था के खुलेपन की डिग्री अपनी पसंद की आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक चक्रों के लिए देश की संवेदनशीलता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की स्वतंत्रता को निर्धारित करती है। दोस्तों 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत, चिली, अर्जेंटीना खुली अर्थव्यवस्था के उदाहरण हो गए। और बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई गतिविधि नहीं की जाती। ये आत्मनिर्भर है जहाँ ना तो कोई आयात लाया जाता है और ना ही कोई निर्यात भेजा जाता है। लक्ष्य उपभोक्ताओं को वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी अन्य अर्थव्यवस्था के भीतर आवश्यकता है। 1951 के आर्थिक सुधारों से पहले भारत बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण था। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, इसके अनुसार आर्थिक संकेतों के आधार पर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समानता PPT के आधार पर भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। UNCTAD, ठीक है, UNCTAD की व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विदेशी निवेश के लिए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों भारत के विदेशी निवेश की तुलना करें तो 2020 में भारत को विदेशी निवेश से 64 अरब डॉलर प्राप्त हुए जो 2019 की तुलना में 27% अधिक है। वर्ष 2020-21 में स्तर मूल्य पर भारत के GDP 135.13 लाख करोड़ रहने का अनुमान था। दोस्तों अर्थशास्त्र के बारे में समझेंगे। अर्थशास्त्र श्रम, भूमि, धन, आय, उत्पादन, करों और सरकारी व्यय के निवेश का अध्ययन, ठीक है, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। कैसे? श्रम, भूमि और धन, आय, उत्पादन, करों और सरकारी व्यय का निवेश का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर्स ऑफ अर्थशास्त्र। तो क्या किसे कहेंगे? एडम स्मिथ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिख देना। अर्थशास्त्र में गतिविधियाँ, दैनिक जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में स्वयं को लगाए रखते हैं जो इस प्रकार हैं। आर्थिक गतिविधियों जो वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करके आर्थिक या वित्तीय लाभ पैदा करती हैं आर्थिक गतिविधियाँ के रूप में जानी जाती हैं, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, व्यवसायी आदि। ठीक है, गैर आर्थिक गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ जो पैसे कमाने या आर्थिक लाभ के लिए नहीं की जाती, गैर आर्थिक गतिविधियाँ के रूप में जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक सेवाएं, राजनीतिक सेवाएं, धार्मिक सेवाएं आदि हो गए। अर्थशास्त्र की शाखाएं देख लेंगे। अर्थशास्त्र की शाखाएं, आर्थिक विश्लेषण को आमतौर पर अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जाता है, माइक्रोइकोनॉमिक्स और
माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों, ठीक है, आगे समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यह व्यक्तिगत तथ्यों और समस्याओं के बजाय समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की समस्याओं से संबंधित है, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, गरीबी, भुगतान संतुलन, मुद्रास्फीति आदि। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यह सूक्ष्म स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यह अलग अलग इकाइयों जैसे उपभोक्ता, व्यापारियों आदि के आर्थिक व्यवहार की जांच करता, ताकि यह समझा जा सके कि कमी की स्थिति में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और अर्थव्यवस्था पर इन निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों अगली क्लास पूरे कल होगी। आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, जिससे हम बड़ी से बड़ी क्लास लाएं और अच्छी क्वालिटी में लाएं और आपका जो वॉइस है मेरा वो आपको एकदम सुनाई दे, एकदम क्लियर, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करें एंड धन्यवाद।